Why did India never witness any such types of military coup like most of the South Asian countries witness? हम लोग भारतीय हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत ने आज तक कभी भी मिलिट्री कू विटनेस नहीं किया है, लेकिन जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्री, दे ऑलमोस्ट विटनेस अ मिलिट्री कू. सो व्हाट इज द रीजन दैट वी हैड नॉट विटनेस? सो भारत के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पाकिस्तान में क्या हुआ था. व्हाट हैपेंड इन पाकिस्तान? ज़्यादातर समय हम लोग ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी जो है एक कम्प्लीटली प्रोफेशनल आर्मी है और कहीं ना कहीं इसके जो भी वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर्स हैं, ये कहीं ना कहीं इनहेरिटेड है ब्रिटिश इंडियन आर्मी से, जो कि अपने आप में 250 साल पुराना इतिहास रहा है. लेकिन क्या पाकिस्तान उस इतिहास का हिस्सा नहीं था? पाकिस्तान भी उसी इतिहास का हिस्सा था. लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ कि वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री कू विटनेस कर चुका है बहुत बार. सी, पाकिस्तान की एक अलग ही इतिहास रही है मिलिट्री डिक्टेटरशिप को लेके. हम लोग स्टार्ट करते हैं अनडिवाइडेड इंडिया से, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट जो हुआ करती थी अनडिवाइडेड पंजाब से हुआ करती थी. और उस टाइम पे ऑल द इनहेरिटेड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी और द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल जो इंस्टीट्यूशन था दैट वाज द आर्मी. 1950 की सदी में लाहौर में एक बहुत बड़ा दंगा होता है. उस दंगे में इट वाज द रियट्स विच इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द सिविल अथॉरिटीज. सिविल अथॉरिटी के कंट्रोल के बाहर हो जाता है और बिकॉज ऑफ दैट द आर्मी वाज कॉल्ड, और आर्मी को बुलाया जाता है टू कंट्रोल द सिचुएशंस. अब इससे क्या हुआ? ओवरऑल द सिचुएशन वाज इन कंट्रोल, सिचुएशंस तो कंट्रोल में आ गई, लेकिन जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने कुछ टाइम मांगा गवर्नमेंट से कि आप मुझे कुछ और समय दीजिए. इट वॉज द टाइप ऑफ अनयूजुअल रिक्वेस्ट दैट हम लोग को कुछ समय दीजिए, उसके बाद हम लोग क्या बराक्स में अपने चले जाएंगे. एंड दैट वॉज अ वेरी अनयूजुअल रिक्वेस्ट. और यहां से शुरू होती है एफिनिटी टू द पाकिस्तानी आर्मी. क्या कारण था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम मांगा था पाकिस्तानी आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर ने? सबसे पहले तो इट वॉज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़, बिकॉज दंगे की वजह से सिटी के हालात बहुत ख़राब हो चुके थे. तो उनको रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सिटीज़ करना था. उन्होंने कहीं ना कहीं रोड्स रिपेयर करके दिए, दीवारें जो हैं उनको पेंटिंग करी, बिल्डिंग्स को पेंट किए, ट्री प्लांट्स किए, और बहुत सारे इन्होंने कहीं ना कहीं सिविल टास्क परफॉर्म किए लाहौर में. और उन्होंने एक वेल स्ट्रक्चर्ड क्लीननेस, एक टाइप्स ऑफ आर्मी कैंटोनमेंट को छोड़ के बाद में चले गए वहाँ से. तो दिस टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, दिस टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, ये वहाँ की जनता के दिमाग में, पाकिस्तानी जनता के दिमाग में ये बैठ गए, और कहीं ना कहीं उनके लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए रिस्पेक्ट जो थी वो बहुत बढ़ गई. और इन्हीं सब को देखते हुए उस टाइम के पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे 1958 में, सिकंदर मिर्जा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया मार्शल लॉ. फॉर व्हाट? टू मैनेज द पॉलिटिकल क्योस. उस टाइम में जो राजनीतिक क्योस चल रही थी, उठापतक चल रही थी, उसको मैनेज करने के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए इन्होंने मार्शल लॉ का डिक्लेरेशन कर दिया. और इस वजह से बहुत सारे पब्लिक सेक्शन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अगेन द सेम थिंग इज रिपीटिंग, फिर से हमें कोई नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा सिटी में. और उस टाइम एक बहुत फेमस कोट हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था कि पाकिस्तान में अब तो माशा अल्लाह हो गया. इट मीन्स मार्शल लॉ वॉज कन्वर्टेड इनटू माशा अल्लाह हो गया. फिर कुछ समय बाद आते हैं जनरल अयूब खान. उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी में बहुत सारे नेशनल डेवलपमेंट्स किए. ऑल दो आफ्टर सम टाइम द मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी वो अपने आप में कहीं ना कहीं करप्ट इंस्टीट्यूशन हो चुकी थी, और इट वॉज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स. डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान की संक्षिप्त इतिहास ऑफ द मिलिट्री कू एंड मिलिट्री डिक्टेटरशिप. बट वाई नॉट इंडियन आर्मी ऑन दिस वे? भारत में ऐसा क्या हुआ जो कि इंडियन आर्मी इस अवस्था में, इस तरीके की व्यवस्था को नहीं कर पाई? तो आइए समझते हैं. रिंग फेंसिंग द इंडियन आर्मी. देखिए, इंडियन आर्मी जो है, इनका जन्म कहीं ना कहीं मिलता जुलता पाकिस्तानी आर्मी से था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्मीज दे आर द पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया. सो कॉलोनियल रूल के टाइम पे आर्मी जो था एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के तौर पे देखा जाता था, बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा हुआ करता था. इवन मोस्ट ऑफ द टाइम द इंडियन और आर्मीज, नॉट इंडियन आर्मी बट आर्मी जो थी, वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन द पॉलिसी मेकिंग्स, फ्रेमवर्क्स,
और ये इंजॉय करती थी एक प्रोमिनेंट पोजीशंस को इन द एडमिनिस्ट्रेशंस। जो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं डी फैक्टो हुआ करते थे। कमांडर इन चीफ वॉज द डी फैक्टो एज अ डिफेंस मिनिस्टर। एंड इन द हायरार्की, जो हायरार्की में आफ्टर द जनरल गवर्नर सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन जो थे वो थे कमांडर इन चीफ। बट कहीं ना कहीं ये सब कुछ बदलना था। पंडित नेहरू कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी जो है ये सबॉर्डिनेट होना चाहिए सिविल अथॉरिटी के अंडर, एंड स्टार्ट टू मेक पॉलिसी विद इम्प्लीमेंटेशंस। और उन्होंने कहीं ना कहीं पॉलिसी बना, फ्रेमवर्क स्टार्ट कर दिया टू मेक द इंडियन आर्मी अंडर द सिविल अथॉरिटी। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तीन मूर्ति हाउस। तीन मूर्ति हाउस जो कि एक ट्रेडिशनली पार्ट हुआ करता था, पार्ट नॉट बट एक हाउस हुआ करता था आर्मी चीफ का, उसको असाइंड कर दिया गया प्रधानमंत्री को। इट वॉज असाइंड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑन दैट टाइम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु हिमसेल्फ असाइंड फॉर इटसेल्फ। और इस बात ने ये साफ कर दिया कि हवा किस दिशा में बह रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारनामा हुआ कि सीरीज ऑफ बजट कट्स, बजट कट्स जो है वो कंसिडरेबली डाउन किया गया। और इस बात को लेके उस टाइम के फील्ड मार्शल के एम करियप्पा साहब जो थे वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत बार फटकार भी लगाया इस चीज के लिए और बोला कि डोंट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ द सिविलियंस। कभी कभी तो ऐसा होता था कि के एम करियप्पा साहब के जो स्टेटमेंट्स हुआ करते थे, उनकी एक्टिविटी जो हुआ करती थी, वो टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल लीडरशिप्स को एक शॉक देके जाती थी और एक अनस्टेबल फीलिंग्स क्रिएट करती थी। इवन इन 1958 के एम करियप्पा जो थे वो पाकिस्तान के विजिट के लिए जाते हैं और वो मिलिट्री कूप को पाकिस्तान में पब्लिकली प्रेज कर देते हैं, और ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय था। और ठीक इसके बाद रिंग फेंसिंग प्रोग्राम को इंटेंसिफिकली कंडक्ट किया गया इंडियन आर्मी में। और उस समय सबसे बड़ा काम ये किया गया कि कृष्ण मेनन जो थे, कृष्णा मेनन, उनको अपॉइंट किया गया एज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया कि जो इंडियन आर्मी है वो कहीं ना कहीं सिविल अथॉरिटी के अंडर है। दूसरा काम जो बहुत अच्छे से किया गया, डेट वाज फोकस ऑन द प्रमोशंस। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया गया, टू काउंटर फोर्स क्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स। जो पैरामिलिट्री फोर्स का जो संगठन हुआ वो यही था कि एक काउंटर फोर्स होना चाहिए इन केस ऑफ कूप इन द बिकॉज ऑफ द इंडियन आर्मी। चौथा सबसे बड़ा काम ये किया कि जो भी रिटायर्ड स्टाफ थे, चीफ स्टाफ थे, उनको अपॉइंट किया गया एज एम्बेसडर इन फार अवे फ्रॉम इंडिया और अदर कंट्रीज। और सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है भारत की डाइवर्सिटी, because diversity itself played to restrict the army, because diversified unit of army to be united for coup, it become very difficult. जैसे कि for the winning of electoral battles, इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप्स मास्टर कर लेते हैं सोशल कोलिएशन में, लेकिन ठीक इसी तरह नेशन वाइड कूप आर्मी करने के लिए they never get such types of chances because of our diversity. हमारे वर्क कल्चर जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो अब आते हैं कंक्लूजन पे। फॉर वेरियस चेक्स एंड बैलेंसेस, बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, मेड आर्मी कूप प्रूफ जो होता है वो 1970 तक बहुत क्लियर कर दिया था इनको, और एक बहुत अच्छा इंश्योर किया था कि वी हैव अ ड्यूरेबिलिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। सो मेजर अचीवमेंट ऑफ द नेहरू इरा ये था ही, लेकिन हालांकि इसको बहुत कम देखा जाता है पब्लिकली। ऑल द मोस्ट ऑफ द साउथ एशियन कंट्री विटनेस दिस, बट इंडिया नेवर विटनेस सच टाइप्स ऑफ मिलिट्री को। धन्यवाद।